Hello everyone. Welcome back to the class of accountancy. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बड़ा चैप्टर जिसका नाम है ब्रांच अकाउंट्स. सर क्योंकि बड़ा है तो मैंने थोड़ा नाम ब्रांच अकाउंट्स ऐसे करके बोला. तो आप देखिए थोड़ा सा डेफिनेटली चैप्टर बड़ा है और ब्रांच और डिपार्टमेंटल और ब्रांच में बेसिकली डिफरेंस ये है कि जो डिपार्टमेंट है दैट इज लोकेटेड एट द सेम प्लेस विद इन सेम बिल्डिंग. सो सपोज एक बड़ी सी जगह है तो वहां पे हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं. तो जो मेन वहां पे अकाउंटिंग होती थी दैट वाज कि हमको एक्सपेंसेस एलोकेट करने हैं और एक्सपेंसेस एलोकेट करने के अलावा जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है उसको एडजस्ट करना है. एकदम आसान, राइट. तो ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें डिपार्टमेंट में, बट स्टिल हमने कई मेथड्स और कई चीज़ें पढ़ी. नाउ वी विल मूव टू द ब्रांच अकाउंट्स. ब्रांच इज लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस. ब्रांच अलग अलग जगह पे लोकेटेड है बच्चों. फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग तीन तरह की ब्रांचेस पढ़ेंगे बेटा. एक है कॉल्ड डिपेंडेंट ब्रांच. ओके. डिपेंडेंट ब्रांच के अलावा दूसरी टॉपिक ऑब्वियसली अगर एक डिपेंडेंट है तो दूसरी इंडिपेंडेंट ब्रांच है. And the third type of branch is foreign branch. So, जैसा कि देखिए नाम से लग रहा है तो जो नाम से लग रहा है वो सही नहीं है. डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच का डिफरेंस ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये हेड ऑफिस पे डिपेंड कर रही है और इसकी मनमर्जी चलती है. ब्रांच कभी भी हेड ऑफिस को सुपरसीड नहीं कर सकती. सर देखिए बहुत सारी जगह पे ब्रांचेस होती है. अभी जैसे बैंक होता है तो बैंक की ब्रांच कहलाती है. आपका अकाउंट है तो किसी ना किसी ब्रांच में होगा. अब सपोज एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ज़्यादा नहीं है, करीब 15,000 ब्रांचेस हैं, 15,000 branches, and some of the branches are located outside India as well. SBI की ब्रांच सर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड, लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, मतलब बड़ी बड़ी जगह पे दे आर हैविंग देयर ब्रांचेस. बड़े लोगों की बड़ी बातें. हाँ, अभी क्या है कि जब इस ब्रांच का अकाउंटिंग होगा तो देर आर टू वेज बेसिकली. ओके, वन इज डिपेंडेंट, अदर इज इंडिपेंडेंट. डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब बेटा अकाउंटेंसी में विच डज नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट. अकाउंट ही नहीं है उसके पास. और इंडिपेंडेंट ब्रांच मेंटेन्स सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट. ये अपना प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे और इसका बुक्स ही नहीं है. तो जब बुक्स नहीं है बेटा तो ऑल अकाउंटिंग इज डन एट हेड ऑफिस. तो यहां पे जो अकाउंटिंग हम लोग डिस्कस करेंगे वो हेड ऑफिस की बुक्स में होगी. ब्रांच के यहां पे हम मेंटेन ही नहीं करेंगे. ब्रांच कुछ मेमोरेंडम रिकॉर्ड रख सकती है, लाइक क्रेडिट सेल हो रही है तो ब्रांच ने एक मेमोरेंडम डेटर्स का लेजर बनाया हुआ है, क्योंकि भाई डेटर्स से पेमेंट लेना है, हिसाब किताब करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो इतना है. बाकी ब्रांच क्योंकि अकाउंट्स नहीं रखेगी तो ब्रांच का ट्रायल नहीं बनेगा, ब्रांच का कुछ नहीं होगा. सिर्फ हमको ब्रांच के संदर्भ में, ब्रांच के रेफरेंस में हेड ऑफिस की बुक्स में अकाउंटिंग करनी है. और काफ़ी कुछ दिस अकाउंटिंग इज जस्ट लाइक वी स्टडीड इन कंसाइनमेंट अकाउंट. काफ़ी कुछ वैसा है बच्चों.
एग्जैक्टली तो नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. सो वी विल डिस्कस दिस थिंग फर्स्ट. यहां पर हमारा उद्देश्य होगा टू असरटेन प्रॉफिट लॉस ऑफ ब्रांच. इस उद्देश्य के साथ में हम लोग अकाउंटिंग करेंगे. और दो मेन मेथड्स हैं बच्चों, एक है डेटर्स मेथड और दूसरा है मेरा स्टॉक एंड डेटर्स मेथड. ठीक है, तो फर्स्टली मैं इसी को डिस्कस करूंगा. देन वी हैव इंडिपेंडेंट ब्रांच. सो इंडिपेंडेंट ब्रांच इज वन विच मेंटेन इट्स प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट. तो हेड ऑफिस अपना अकाउंटिंग अलग करेगा और ब्रांच का अकाउंटिंग अलग होगा. तो यहां पर मैं आपसे एक जगह अकाउंटिंग कराऊंगा, सिर्फ हेड ऑफिस के. आप मुझसे पूछोगे भी कि सर इस चीज की ब्रांच क्या एंट्री करेगी, तो मैं आपको वापस याद दिलाऊंगा कि यार ब्रांच इज नॉट मेंटेनिंग अकाउंट्स. ब्रांच पे तो है ही नहीं, राइट. तो पार्शियलिटी ऑफ अकाउंट से हम केवल हेड ऑफिस की बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे. ब्रांच विल नॉट मेंटेन एनी अकाउंट्स. ब्रांच किसी भी प्रकार का कोई भी अकाउंट मेंटेन नहीं करेगी. ब्रांच क्या होगा ही नहीं. बहुत ज्यादा कुछ जरूरत पड़ी तो मेमोरेंडम एक आध अकाउंट बना लेंगे टू असरटेन सम फिगर्स. ओके, नाउ इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या है? तो इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच, ब्रांच अपना बुक्स मेंटेन करेगी, देखिए, और हेड ऑफिस अपना बुक्स मेंटेन करेगा. तो जब हेड ऑफिस गुड्स सेंड करेगा तो हेड ऑफिस भी एंट्री करेगा, और जब ब्रांच को गुड्स रिसीव होंगी तो ब्रांच भी एंट्री करेगी. अब जब दो जगह अकाउंटिंग होगी बेटा, तो मेरे को दोनों को रिकॉन्साइल करना पड़ेगा. अब देखिए, जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, एसबीआई के पास लगभग 15,000 ब्रांचेस हैं और दे आर फॉलोइंग इंडिपेंडेंट ब्रांच सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. एवरी ब्रांच मेंटेन्स इट्स ओन अकाउंट्स. हर ब्रांच अपना अकाउंट मेंटेन करती है. तो जब ब्रांच पे इतने सारे अकाउंट्स मेंटेन हो जाते हैं, सो मेनी, तो बेटा 15,000 ब्रांचेस, यू जस्ट इमेजिन. और जब एसबीआई का बैलेंस शीट बनता होगा, उसका ऑडिट होता होगा, तो वहां पे क्या एटमॉस्फियर होगा. मैं हेड ऑफिस की बात कर रहा हूं, सेंट्रल ऑफिस की बात कर रहा हूं बच्चों. और जब सर अकाउंटिंग उसकी बैलेंस शीट बनाते हैं, तो वो 15,000 बैलेंस शीट्स को मर्ज करके एक बैलेंस शीट एसबीआई की बनती है. सो जस्ट इमेजिन कि मर्जर ऑफ 15,000 बैलेंस शीट्स. सर सोचो जरा सा, अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे हमारे और हम कंसोलिडेशन करेंगे बेटा. कंसोलिडेशन पहले तो हम एंट्रीज समझेंगे, बेसिक्स, कि यार अकाउंटिंग कैसे होगी, फिर हम उसको थोड़ा रिकॉन्सिलिएशन, फिर कंसोलिडेशन करेंगे. और सर ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं है, एक हेड ऑफिस एक ब्रांच, सिर्फ 2 बैलेंस शीट्स दी होंगी आपको, एंड आई विल आस्क यू कि यार इसको कंसोलिडेट करो. और आप देखो बहुत कुछ हम नया सीखेंगे, काफी कुछ नई चीजें यहाँ पे हमारे सामने आएंगी. तो ये एक अलग लेवल पर अकाउंटिंग हो रही है, इसका स्तर अलग है, इसका लेवल अलग है बच्चों. ब्रांच और हेड ऑफिस दोनों की अकाउंटिंग. कंसोलिडेशन, एक हेड ऑफिस एक बैलेंस शीट कंसोलिडेट करने में हमें प्रॉब्लम्स आएंगी. जस्ट इमेजिन कि जब 15,000 बैलेंस शीट्स का कंसोलिडेशन होगा, रिकॉन्साइल करेंगे उन्हें आपस में, तो क्या हालत होती होगी. सर 25-25, 30-30 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बड़े बड़े सीनियर लोग, उनकी सर स्टाफ बहुत सारा, और हजारों लोग लगते हैं, बैंक का स्टाफ भी इंक्लूड कर लें, तब जाके बैलेंस शीट बनती है. तो एक आसान काम नहीं है. एनीवे, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस टू दैट एक्सटेंट, टू दैट लेवल. अपन तो थोड़ा बेसिक सीखेंगे बेटा, बेसिक फंडामेंटल्स को समझेंगे, और दीज फंडामेंटल्स आर यूजफुल इन एग्जाम एज वेल एज इन प्रैक्टिकल लाइफ. जब कभी ऐसी सिचुएशन में फंसोगे तो आपको डेफिनेटली मेरी याद आएगी, क्लास में जो मैंने पढ़ाया उसकी याद आएगी बच्चों, तब थैंक यू जरूर बोलना. फॉरेन ब्रांच में आप देखो, एक तो ये हमेशा इंडिपेंडेंट होगी,
एक बात तो समझ आती है बेटा कि जो फॉरेन ब्रांच है वो हेड ऑफिस अलग कंट्री में है और ब्रांच दूसरे देश में। इसमें क्वेश्चंस दो प्रकार के होते हैं, सीधे क्वेश्चंस, उल्टे क्वेश्चंस। क्या कहना चाहता हूं मैं सर, अभी मैं बोलता हूं कि एक कंपनी है मुंबई में, उसका हेड ऑफिस है और न्यूयॉर्क में ब्रांच है। तो हेड ऑफिस ये रहा मुंबई और ब्रांच कहां पे, न्यूयॉर्क में। अभी पहले इसका ट्रायल जब बनेगा तो ट्रायल बैलेंस तो डॉलर्स में बनेगा, मेरे को इसको रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो मुख्य चीज मैं आपको ये सिखाऊंगा सर, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन अपन डिस्कस करेंगे, AS 11 आएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के हिसाब से फॉरेन ब्रांच दो तरीके की होती है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। वी विल डिस्कस। सर, डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना है, नियम बाद में बताऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन है, आसान है। सर क्यों? क्योंकि देखो हेड ऑफिस का तो रुपीस में है मामला, इसका तो ट्रायल रुपीस में बना हुआ है, इसका ट्रायल डॉलर में बना हुआ है। तो मेरे को वो डॉलर रुपीस में ट्रांसलेट करने पड़ेंगे। नॉट ए टफ टास्क। रेट्स दिए हुए हैं, अब मान लो 70 रुपए का रेट, तो उस ट्रायल को 70 से मल्टीप्लाई करना है, पूरे को नहीं करना है। ये तो मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बोला हूं, प्रिंसिपल्स वी विल डिस्कस। कोई चीज ओपनिंग से होगी, कोई क्लोजिंग से होगी, कोई एवरेज से होगी, कोई हिस्टोरिकल रेट से होगी। वी विल डिस्कस, डोंट वरी, वी विल डिस्कस। मित्रों ये आसान है। अभी मैं आपसे कह रहा हूं उल्टा क्वेश्चन होता, उल्टे क्वेश्चन में क्या होगा, हेड ऑफिस उसने कहा न्यूयॉर्क में है और ब्रांच मुंबई में है। अभी रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करने में माइंड हमारा एडाप्टेड है, ऑटोमेटिक करेगा। लेकिन जब आप रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो प्रॉब्लम होगी। सर कुछ चीजें हमारे ब्रेन में ना पहले से सेट है, जैसे नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में अपना डेसिमल सिस्टम चलता है बच्चों, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, मतलब अगर एक संख्या लिखी है 4, 5, 6 तो आप खट से पढ़ लेते हो 456। लेकिन अगर यही मैं बाइनरी में लिख के दूं, सर बाइनरी पढ़ा था, बाइनरी की गिनती लिखी है कभी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और बेटा इसको जोड़ो, ये बाइनरी में लिखा है 9 और 9 18। अब 18 कैसे लिखे जाएंगे, आपको सिर्फ 2 डिजिट यूज करने, 0 और 1। तो ये भी पढ़ा नहीं रहा हूं मैं आपको सिखाऊंगा, आप सीख जाओगे, वैसे आपको बाइनरी आती है। सर इसमें हमारा ब्रेन सेट नहीं है, हमारा ब्रेन इस सिस्टम में सेट है। 9 और 9 18 जोड़ने में हमें कुछ करना ही नहीं होता, लेकिन जब बाइनरी में यही चीज आएगी तो प्रॉब्लम होगी। मित्रों ऐसा ही कुछ होगा कि जब हमें रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, खाली डिवाइड ही तो करना है, ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एनीवे, बाइनरी इज नॉट इन आवर कोर्स। सर ये जो नंबर सिस्टम है आपने पढ़े होंगे, बाइनरी, ऑक्टल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। डेसिमल तो बचपन से पढ़ रहे हैं अपन, कैलकुलेटर हमारा डेसिमल समझता है, बाइनरी नहीं समझता है, इवन साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं समझता है। लिव इट। अपन को ये चेंज करना है। जब ये ट्रायल ट्रांसलेट हो जाएगा तो ये ट्रायल भी रुपीस में आ जाएगा, फिर क्वेश्चन यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर रिकॉन्सिलिएशन होगा, कंसोलिडेशन होगा, फिर डिपेंडेंट ब्रांच जैसा क्वेश्चन होगा, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। इसके अलावा बीच में मैं आपको एक होलसेल ब्रांच बताऊंगा। होलसेल ब्रांच भी एक प्रकार से इंडिपेंडेंट ब्रांच है, बट अकाउंटिंग इज डिफरेंट। तो दीज आर द टॉपिक्स जो मैंने आपको कवर कराने हैं। आप अगर एक नजर असाइनमेंट पे डालो बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक डेटर्स मेथड है। से 26 तक स्टॉक एंड डेटर्स मेथड है। 27 to 31 होलसेल ब्रांच है। उसके बाद देखिए 32 से 39 तक, सर 32 से 39 तक जर्नल एंट्रीज हैं।
इसके बाद फिर कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस दिए हुए बेटा इसके बाद में। तो ये अपना 40 से लेकर के कंसोलिडेशन चल रहा है मित्रों, चल रहा है और 48 तक है। उसके बाद 49 से फॉरेन ब्रांच शुरू करी हमने और 49 से लेकर आगे तक देख रहा हूं मैं सर, चल रहा है 50, 51, 54, 55। अरे यार कितने क्वेश्चंस हैं, 56 तक है। उसके बाद फिर एग्जाम की क्वेश्चंस हैं कुछ, वो अपना रिवीजन के लिए रेपिटेशन है, तो वो अलग है। सो यू कैन सी द साइज ऑफ द चैप्टर। देखिए, सो मेनी क्वेश्चंस आई हैव इंक्लूडेड इन द असाइनमेंट, और जो मेरा बेसिक पर्पस है वो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करा। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे तो आप बेटा ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझ पाओगे और आसानी से ही चैप्टर पूरा हो जाएगा। जब कंप्लीट हो जाएगा तो असाइनमेंट्स अपने सबमिट जरूर कर दीजिएगा पीडीएफ में। सर, उसका मकसद ये है कि एक तो मुझे ये पता लग जाता है आपने काम पूरा कर लिया, दूसरा बेटा कहीं ना कहीं आप लोगों की मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि आप काम पूरा करके मुझे सेंड करो। जब आपको पता है कि काम भेजना है, सर जी चेक करेंगे, तो आप भी थोड़ा स्पीड से करते हो। अदरवाइज थोड़ा एक नेचुरल सी चीज़ है कि हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। चलिए, तो भाषणबाजी खत्म। अभी तक हमने क्या सीखा सर? क्वेश्चंस के मतलब का कुछ भी नहीं सीखा। अब हम मतलब की बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा बच्चों डेटर्स मेथड। डेटर्स मेथड को हम लोग ब्रांच अकाउंट मेथड भी कहते हैं। तो इसमें सर जी ब्रांच इज ट्रीटेड एज एन आउटसाइडर। Head office prepares branch account for each branch. ठीक है, हर ब्रांच का हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, अलग अलग बनेगा। अगर 4 ब्रांचेज हैं तो 4 ब्रांच अकाउंट बनेंगे। तो जो मेन अकाउंट्स बनेंगे बच्चों, उनके नाम है ब्रांच अकाउंट। सर, मेन ब्रांच ही बनेगा, इसके अलावा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, बाकी के अकाउंट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, मेमोरेंडम, स्टॉक एंड मेमोरेंडम डेटर्स are prepared if figures are missing। अगर मान लीजिए डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है या ओपनिंग नहीं दिया हुआ है, तो मैं मेमोरेंडम अकाउंट बनाऊंगा। वो अकाउंट मेरी बुक्स का पार्ट नहीं होंगे। मेमोरेंडम यू नो इज नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। वो जरूरी होगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अदरवाइज तो ब्रांच अकाउंट ही बनाना है आपको। तो देखिए, जब हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाएंगे बेटा, ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, तो ब्रांच को क्योंकि हम आउटसाइडर मान रहे हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ब्रांच एक आउटसाइडर है, तो इसको सर जो कुछ हम सेंड करेंगे वो डेबिट कर देंगे और जो कुछ ब्रांच से रिसीव होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। तो सबसे पहले टू ओपनिंग एसेट्स एट ब्रांच। ठीक है, तो इसमें जैसे ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच कैश, ब्रांच फर्नीचर,
ब्रांच कंप्यूटर, ब्रांच मशीनरी, वॉट एवर इज देयर। देखो स्टॉक और डेटर्स तो नॉर्मली हर क्वेश्चन में आएगा। स्टॉक को इनवाइस प्राइस पे लेंगे, डेटर्स को जो उसकी रियल वैल्यू होगी कैश एक्चुअल वैल्यू पे, और ये WDV डेप्रिसिएशन काट के चलेगा। सर ओपनिंग में हमारे पास में सर जी एक तो ब्रांच स्टॉक रिजर्व हो सकती है, क्योंकि यू नो जब कभी भी स्टॉक इनवाइस प्राइस पे आएगा तो उसकी रिजर्व बनेगी, तो ब्रांच स्टॉक रिजर्व आ जाएगी। और यदि ब्रांच पे कोई लाइबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स हैं, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं, तो वो हम लोग क्रेडिट साइड में ले लेंगे। ठीक, तो ये ओपनिंग ब्रॉट डाउन हो गया बच्चों, बड़ा सिंपल फॉर्मेट है और हमको मेनली ब्रांच अकाउंट बनाना है। अगर हम ये फॉर्मेट सही से समझ लें, फॉलो कर लें, तो हमारे 12 क्वेश्चंस, 12 थे 15 थे शायद, जितने भी थे बेटा, तो वो सारे क्वेश्चंस हमारे बड़े आसानी हो जाएंगे, बहुत आसानी से, वेरी इजी। तो पहले क्या बनाना है मेरे को? ब्रांच अकाउंट। सर ब्रांच में जितनी एसेट्स हैं, ओपनिंग बैलेंसेस हैं, वो सब इत्थे ले आओ। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच कैश, ब्रांच फर्नीचर। आप देख रहे हो मैं कोई बाइफर्केशन नहीं कर रहा हूँ कि ये करंट है, ये फिक्स्ड एसेट है, वॉट एवर, जो कुछ एसेट है सब ब्रॉट डाउन, जितनी लाइबिलिटीज हैं वो इधर आएंगी। और क्योंकि स्टॉक इनवाइस प्राइस पे आया है तो रिजर्व बनेगी और इसी अकाउंट में बनेगी, दूसरा कोई अकाउंट ही नहीं है बेटा। ये तो बस एक फॉर्मल अकाउंट है, गुड्स सेंट टू ब्रांच, दूसरा कोई अकाउंट ही नहीं है, सब कुछ यही होगा। तो ये ओपनिंग आ गया, ओपनिंग एसेट्स हो गई। यहां पे मैंने लाइबिलिटीज जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि ये लाइबिलिटी नहीं थी, तो ऐसे लिखेंगे बाई ब्रांच स्टॉक रिजर्व, बाई ब्रांच क्रेडिटर्स, बाई ब्रांच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, टू ब्रांच स्टॉक, टू, बस करो यार, हो गया। अब जो ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर उनकी एंट्री समझो, ये तो ओपनिंग हो गए, 1 जनवरी 1 अप्रैल की एंट्रीज हो गई भैया। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो रामकथा चली उसकी एंट्रियां होंगी। तो मैंने ब्रांच को गुड्स भेजी, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट इनवाइस प्राइस। ठीक, इसका लोडिंग भी हम तुरंत रिवर्स करेंगे, बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, लोडिंग, जितना लोडिंग था वही रिवर्स हो गया बेटा। तो अल्टीमेटली एंट्री कॉस्ट पे हो गई। आप याद करो कंसाइनमेंट में भी यही होता था, अगर याद आ रहा है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मरने दो कंसाइनमेंट को, कंसाइनमेंट कोर्स में नहीं मेरे। सर जी 1 लाख रुपीस की गुड्स मैंने सेंड करी 1,25,000। अब इसमें कॉस्ट प्लस 25% दिया हुआ है उसने, या वो कह रहा है 25% ऑन इनवाइस प्राइस लोडिंग है। लोडिंग मतलब जो डिफरेंस होता है गुड्स सेंड एट इनवाइस एंड एट कॉस्ट का। तो बेटा आई थिंक इसमें तो आप परेशान नहीं हो। याद करो फाउंडेशन में जब हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था, कंसाइनमेंट वाले चैप्टर में आया था, तो आप लोग तो खैर अच्छे बच्चे हो, प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन आधी क्लास की भिंडी बिक गई थी। 2 बार 3 बार 4 बार मैंने एक्सप्लेन किया, याद आया? उसके बाद भी कुछ लोग बड़ा हैरान परेशान थे, वो सब फाउंडेशन में रुक गए। इंस्टीट्यूट ने उनको आगे नहीं पढ़ने दिया, बोले तुम यहीं रुको, तुम्हें ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। एनीवे, आप लोग तो बेटा बहुत ही ज्ञानी हो, आप लोगों पे तो मुझे पूरा यकीन है यार कि बहुत जल्दी सीए कंप्लीट करोगे। अगर इंस्टीट्यूट अलाउ कर दे तो आप साल भर में सीए कर सकते हो, 3 महीने में। 3 महीने में इंटर का एक ग्रुप, अगले 3 महीने में दूसरा, फिर फाइनल का 3 महीने में एक ग्रुप, फिर फाइनल का दूसरा ग्रुप, और 3 महीने में आर्टिकलशिप 3 साल वाली, और फटाफट सीए बन गए। थोड़ी ज्यादा हो गई है, चल कोई बात नहीं बेटा। तो जो मैंने ब्रांच को गुड्स भेजी, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट इनवाइस प्राइस पे करूंगा मैं, और लोडिंग उधर रिवर्स कर दूंगा। सिंपल है, एकदम आसान। गुड। अब क्या करोगे? सर इसके बाद हमने ब्रांच को कैश भेजा,
तो टू बैंक अकाउंट कैश सेंट। सर ब्रांच को कैश इसलिए भेजा, खर्चा करना है ब्रांच ने, तो हमने कैश भेजी, या हमने ब्रांच के बिहाफ पे खर्च करा, तो ब्रांच के बिहाफ पे हेड ऑफिस अगर खर्च करेगा तो भी टू बैंक अकाउंट, सैलरी, रेंट, व्हाटएवर। ठीक। फिर बाई बैंक अकाउंट बेटा, ये ब्रांच से कैश रिसीव हुआ, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच पे जो कलेक्शन होगा दे विल सेंड टू अस, तो बाई कैश, बाई बैंक अकाउंट जो ब्रांच हमें पैसा भेजेगी। इसके अलावा और क्या एंट्रीज होंगी? इसके अलावा और कोई एंट्रीज नहीं होंगी। क्लोजिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस में देखिए अब मैं दोबारा से नहीं लिखूंगा बेटा, और सारी एसेट्स अर्थात ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश, ब्रांच फर्नीचर, ये सब फिर आ जाएंगे। और इधर भी अपन टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व, ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कर लेंगे सर, जब हम डिपार्टमेंट जैसा चैप्टर झेल चुके और हमने अपनी रिजर्व कैलकुलेट कर ली, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो एक फिगर लोडिंग पे दी होती है, रिजर्व निकालनी होती है, फार्मूला लगाया, रिजर्व आ गई, खत्म। डिपार्टमेंट में उसमें बड़े कलेश थे बेटा। ठीक हो गया। और सर कोई अगर लाइबिलिटीज है तो वो ले ली हमने, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग हो सकता है, बहुत रेयर केस में होगा ये। और फाइनली इस अकाउंट में जो बचेगा दैट इज नेट प्रॉफिट। ठीक। और बेटा कभी कभी उधर भी आ जाएगा, लॉस होगा तो ये ब्रांच अकाउंट हम लोग बनाते हैं। और गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट भी बन जाएगा। देखो गुड सेंड टू ब्रांच में एक एंट्री ये आएगी, क्रेडिट में आएगी उसके, एक एंट्री ये जाएगी, डेबिट में जाएगी उसके, और टू और बाई में क्या लिखोगे? ब्रांच अकाउंट। यही तो एंट्री हो रही है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, तो गुड सेंड टू ब्रांच में ये फिगर क्रेडिट में, ये डेबिट में, और जो डिफरेंस होगा वी विल ट्रांसफर दैट टू ट्रेडिंग, वो हम ट्रेडिंग में ले जाएंगे। ठीक। तो ये फंडा है। अब देखिए मन में कुछ सवाल उठते हैं कि सर ये अकाउंट है क्या? मतलब अगर आप इस अकाउंट को देखो तो इसमें स्टॉक आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग जैसा दिखाई दिया, डेटर्स आ रहे हैं, कैश आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, सर रिजर्व हो रही है। मतलब इस अकाउंट का नेचर क्या है? दिस इज ए जेन्युइन क्वेश्चन। आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग लेटर। अभी मेरा मकसद ये है कि मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस करा दूं, फिर 2-3 आप ट्राई कर लो, तो एक हल्का सा इस अकाउंट पे प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि अभी आप इसको प्रैक्टिस ही नहीं है आपकी, तो मैं अभी कॉन्सेप्ट वाले पोर्शन पे नहीं ले आ रहा हूं। देखो पढ़ाने के 2 तरीके हैं, एक है कॉन्सेप्ट बेस्ड, एक है क्वेश्चन बेस्ड। अब ये जो मैंने जिस तरीके से आपको ब्रांच अकाउंट बताया, आप कोई भी क्वेश्चन ले लो इसमें फिट कर दो, तो ये क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच है। ये समझाने में आसान होती है, ये समझने में आसान होती है, और इससे क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, और ज्यादातर टीचर्स इसी अप्रोच को प्रीफर करते हैं। एक होती कॉन्सेप्ट बेस्ड। सर लेट मी एक्सप्लेन कि व्हाट डज दिस अकाउंट रिप्रेजेंट, और जैसे मैं उस फील्ड में गया तो जितना आपको समझ आया है वो भी कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा। लेकिन सर मैं कॉन्सेप्ट पे हमेशा मैंने ध्यान दिया है बच्चों, कॉन्सेप्ट ही मैं हमेशा कहता रहा हूं, तो मैं मानूंगा तो नहीं। आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, बट नॉट नाउ। थोड़ा इंतजार करो, 1-2 दिन रुक जाओ, इससे कंफर्टेबल हो जाओ एक बार, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि क्या हो रहा है, ये नेट प्रॉफिट कैसे निकला है। सर स्टॉक, डेटर्स, सब चीजें लेने के बाद में नेट प्रॉफिट कैसे निकाल लिया, ये अपने आप में बड़ी बात है। मित्रों ये जितनी एंट्रीज करी हैं
उतना ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, नो एंट्रीज फॉर सेल बाय ब्रांच। एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, डिस्काउंट और बैड डेब्ट्स ऑब्वियसली एट ब्रांच हम इन चीजों की एंट्री नहीं करेंगे। सर सेल रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, और मेरा क्लेम ये है कि ये प्रॉफिट 100% करेक्ट है। तो ये कैसे हो रहा है इस टॉपिक पे मैं बाद में आऊंगा। सर इफ यू रिलेट दिस थिंग टू योर फर्स्ट अजम्पशन, जो अभी मैं नोटिंग किया था उधर मैंने मिटा दिया। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था कि ब्रांच इज ट्रीटेड एज आउटसाइडर। तो ये एक आउटसाइडर है, ओके। सपोज आप हो और मैं हूं, तो फॉर मी यू आर एन आउटसाइडर, एटलीस्ट यू आर नॉट पार्ट ऑफ माई बिजनेस। तो मेरे और आपके बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, आई एम रिकॉर्डिंग देम। मैंने ब्रांच को गुड्स भेजी, रिकॉर्ड किया। मैंने ब्रांच को पैसा भेजा, रिकॉर्ड। मैं मतलब हेड ऑफिस। ब्रांच ने मेरे को पैसा भेजा, मैंने रिकॉर्ड किया। ब्रांच पे जो एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं वो बेसिकली मेरी हैं, मैंने रिकॉर्ड करी। लेकिन जब ब्रांच और डेटर्स के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, ब्रांच और आउटसाइडर के बीच में हुआ, तो मैं क्यों रिकॉर्ड करूंगा? देखो मैं और आप अलग है, तो जितने ट्रांजेक्शन मेरे और आपके बीच में हो रहे हैं वो तो रिकॉर्ड करूंगा मैं। बट आप अगर बाकी दुनिया से ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो थोड़ी रिकॉर्ड कर दूंगा। तो ब्रांच के डेटर्स मेरे डेटर्स नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का ये डिफरेंट मेथड है और इसको ब्रांच अकाउंट मेथड कहते हैं। सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जहां हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों इन्वॉल्व हैं, जिसमें ब्रांच और डेटर्स इन्वॉल्व हैं, ब्रांच और क्रेडिटर्स इन्वॉल्व हैं, ब्रांच और सर्विस प्रोवाइडर एक्सपेंसेस वाले लोग इन्वॉल्व हैं, वो एंट्रीज हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ हेड ऑफिस और ब्रांच की अकाउंटिंग करेंगे। ब्रांच आउटसाइडर्स के साथ जो कुछ कर रही है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो डेटर्स का ओपनिंग आएगा, डेटर्स का बेटा क्लोजिंग आएगा, स्टॉक का ओपनिंग आएगा, स्टॉक का क्लोजिंग आएगा। अगर ये फिगर्स मिसिंग है तो मुझे मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट बनाना होगा, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाना होगा, which is not part of my books of account. I will prepare that account only to ascertain the missing figures. सर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी थी वहां पे। I hope you have noted down those things and you have also noted down this account. This is called branch account. चलिए भाषणबाजी खत्म, क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। तो देखिए, once upon a time there was a question number 1. पढ़ लो यार इतनी देर में। चलो मैं पढ़ू। सो द क्वेश्चन इज कि फैंसी क्लोथ्स ओपन्ड ए ब्रांच इन 2004 एट दिल्ली। फिगर्स दिए हुए हैं, कैश सेंट, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर्स, गुड्स सेंट, ब्रांच पे सेल, ब्रांच के डेटर्स। गिव जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट। तो मैं अभी जर्नल एंट्रीज नहीं कर रहा हूं मित्रों, पहले लेजर बनाओ। ब्रांच अकाउंट ना, सही करो हेडिंग। सो दिल्ली ब्रांच अभी सही लग रहा है, ओके। अब देखिए भैया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे हैव ओपन्ड ए ब्रांच, राइट। तो जो ओपनिंग बैलेंस वाला पोर्शन था वो मिसिंग हो गया, ओपनिंग इज गॉन, क्योंकि दिस इज ए न्यू ब्रांच। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भैया हमने अभी अभी नई ब्रांच खोली है, तो इसका मतलब उसमें ओपनिंग तो है ही नहीं, कहां से आएगा? जब ब्रांच ही अभी बनी है, पिछले साल ब्रांच थी ही नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस कहां से आएगा? दिया भी नहीं, ढूंढना भी मत। चलो अब कह रहे हैं कैश सेंट टू ब्रांच। तो मैंने ब्रांच को कैश भेजा, मैंने
ब्रांच को बेटा कैश भेजा। मैं मतलब हेड ऑफिस, एक मिनट को ये मान लो कि हम लोग हेड ऑफिस के अकाउंटेंट हैं और ब्रांच क्या है, आउटसाइडर। तो देखो ब्रांच इन दिस मेथड is treated as an outsider। तो जब मैंने ब्रांच को कैश भेजा तो माई एंट्री वुड बी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ब्रांच एक आउटसाइडर है, उसको मैंने पैसा दिया है। तो अगर मैं आपको पैसा दूंगा मैं आपको डेबिट करूंगा, आप मेरे को दोगे तो आप मेरे को डेबिट करोगे बेटा। हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया। अच्छा ये किसकी बुक्स में बना रहे, ये तो बताना ही भूल गया मैं। दिस इज इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। सर जी ये डिपेंडेंट ब्रांच है, ये अपने अकाउंट्स नहीं रखती, सारी अकाउंटिंग हेड ऑफिस करेगा। तो आसान है, जब हेड ऑफिस भी करेगा ब्रांच भी करेगी तो दिमाग का दही दो जगह होगा। आइए, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, टू बैंक भी लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा उसमें। 3500। सेकेंड, स्टॉक दिया हुआ है मित्रों, अगर डेट ना भी पढ़ूं तो क्लोजिंग होगा क्योंकि ब्रांच तो नई है। तो क्लोजिंग बैलेंसेस यहां नीचे लिखेंगे बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अमाउंट है 4000। भैया देखिए इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है क्वेश्चन में, तो जो भी फिगर्स हैं वो कॉस्ट पर है। तो जब गुड सेंट कॉस्ट पर है तो स्टॉक भी कॉस्ट पर होगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, ब्रांच अकाउंट में 3 जगह स्टॉक रिजर्व है। ओपनिंग स्टॉक है ब्रांच स्टॉक, इनवॉइस प्राइस, स्टॉक रिजर्व, डिफरेंस ऑफ इनवॉइस एंड कॉस्ट जिसको मैं लोडिंग बोलता हूं। ठीक, गुड सेंट, इनवॉइस प्राइस, गुड सेंट, लोडिंग। ठीक सर, ब्रांच स्टॉक, दिस इज माय क्लोजिंग स्टॉक, इनवॉइस प्राइस और इसकी स्टॉक रिजर्व, ऑब्वियसली लोडिंग। सो दिस इज 3 जगह एडजस्टमेंट होगा। अब अगर ये फिगर मैं आपको इनवॉइस की जगह कॉस्ट पे दे दूं, ये फिगर इनवॉइस की जगह कॉस्ट पे दे दूं, ये फिगर इनवॉइस की जगह कॉस्ट पे दे दूं, तो ये 3 एंट्री उड़ जाएंगी। सर आएगी ही नहीं, जब कॉस्ट पे है तो लोडिंग कहां से आएगा भाई? ओहो, इतनी बड़ी बात। तो छोटा हो गया सवाल। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर है 1। अब पहले सवाल में क्या कलेस काटे, कुछ है ही नहीं, सिंपल है ना। पहला क्वेश्चन है भैया, कहीं दिया है कि इतने % पे बेचते हैं, ये करते हैं, वो करते, कुछ भी नहीं है ना। तो कॉस्ट अस्यूम करोगे, मैटर क्लोज हो गया। इसका नहीं, इसका कितना है बेटा? 4000। यहाँ लिखो 4000। और बताओ, सन्ड्री डेटर्स ऑब्वियसली क्लोजिंग है, तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट 1700। गुड सेंट टू ब्रांच 25000। यहाँ लिखो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट। अमाउंट बताओ 25,000 सर, सिंपल 25,000। सेल्स नहीं करेंगे, लेकिन जो ब्रांच मेरे को पैसा भेजेगी वो तो रिकॉर्ड करूंगा। तो देखो जो कैश सेल हुई बच्चों वो फिगर नहीं दी हुई है, तो हम ये मानेंगे ब्रांच पे जो कुछ कलेक्शन हुआ वो हेड ऑफिस को भेजा। पैसे आ रहे हैं ब्रांच पे, कहाँ जाएंगे? हेड ऑफिस को देगी ब्रांच। तो कैश सेल की अमाउंट ले लो। सर ये एंट्री नहीं हो रही है, कैश की एंट्री कर रहे हैं, तो ब्रांच पे कैश सेल हुई 10,000 की। क्रेडिट सेल मत लेना, जो डेटर्स से पैसा मिला वो है 16। तो ब्रांच पे 26,000 रुपए का कलेक्शन हुआ एंड ऑब्वियसली दे वुड हैव सेंड दैट अमाउंट टू हेड ऑफिस। क्या करेंगे पैसे का? ओके ओके ओके। तो ये ब्रांच को गुड्स भेजी, लोडिंग है नहीं क्वेश्चन में, वो मेरे को उन्होंने कैश भेजा। दिस इज ओपनिंग, कुछ था नहीं, ये मैंने कैश एक्सपेंसेस के लिए भेजा बच्चों। और इतना स्टॉक बचा, इतने डेटर्स बचे, कैश के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है।
तो जो ब्रांच पे कलेक्ट हुआ वो हमारे पास आ गया, जो हमने भेजा वो खर्च हो गया, बिक गया, और मित्रों ये आ गया नेट प्रॉफिट टू P&L अकाउंट। दिस इज नेट प्रॉफिट बच्चों। निकाल लो बेटा, मेरे को निकालना है, नकल करूं 3200। ओके, टैली हो रहा होगा यार, अभी पहले क्वेश्चन में मिसमैच हो जाए तो बेकार है। फिर मेरे को छुट्टी लेने की सख्त जरूरत है बच्चों कुछ दिन के लिए, लेकिन छुट्टी लेके जाऊंगा भी कहाँ? क्या दिन आए हैं बच्चों, मतलब आप छुट्टी लेके कहीं जा नहीं सकते, घर पे पड़े रहो। तो इतने दिन पड़े पड़े आदमी का दिमाग वैसे ही पड़ा पड़ा क्या करे। एनीवे, कहीं जाने का नहीं इस समय, कोई जरूरत नहीं है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। आसान सवाल था बेटा। ऐसे ही वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही लग रहा है मेरे को सर, थोड़ा सा उसमें इनवॉइस प्राइस का एलिमेंट जरूर आ रहा है। 2 में नहीं है, 3 में है, और 4 में भी इनवॉइस प्राइस है। तो समझ तो गए हो आप लोग कि कैसे हैंडल करना उस चीज को। तो ये बताओ, करा दूं, होमवर्क दे दूं, क्या करूं, मेरे को डिसाइड करना है ना। चल, तो मैं सोचता हूं आपको होमवर्क दे दूं, है ना। आप ट्राई करो बेटा, और नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूं, बहुत कम होमवर्क दे रहा हूं, 2, 3, 4। ओके, और अगर क्वेश्चंस ना हो तो डरना मत, घबराना मत, मेरे को बताना, मैं करा दूंगा, राइट। अभी सर क्योंकि शुरुआत किया है तो मे बी कि सम प्रॉब्लम्स यू विल फेस। ओके, सो डोंट वरी, आई एम हियर, आई एम देयर, मतलब इधर ही चूँ उधर नहीं हूँ, तो मैं करा दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बच्चों अगली